हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मधु एम्स भोपाल में आपका स्वागत है। तो अभी हम लोग देखेंगे आज इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ फिजिक्स क्लास 12 की। तो इस वीडियो की स्टार्ट करने से पहले मैं एक और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बताना चाहती हूँ। अभी नीट में बहुत सारे सिलेबस रिड्यूस हुए थे, सारे बच्चों को पता होगा, ये बात मुझे पता है। तो जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है फिजिक्स का नीट में, तो क्या एम्स बीएससी नर्सिंग में वो सिलेबस रिड्यूस होगा? मतलब ये कहना चाहती हूँ कि क्या एम्स बीएससी नर्सिंग में वो सिलेबस जो रिड्यूस डिलीट कर दिया गया है नीट से, क्या वो बीएससी नर्सिंग में वो मतलब वो टॉपिक्स आएंगे या नहीं आएंगे? तो मैं बता दूँ, देखिए जो भी एग्ज़ाम होता है वो एनसीईआरटी बेस्ड ही था, तो मेरे हिसाब से वो टॉपिक डिलीट हो चुके हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ना के बराबर हैं। तो अभी ये नहीं बताया जा सकता है, जब आप एग्ज़ाम देंगे तभी क्लियर हो पाएगा कि उस टॉपिक से क्वेश्चंस आएगा कि नहीं आएगा। तो लेकिन मैं भी अपना ये वीडियो जो डिलीटेड पोर्शन है उसके हिसाब से ही बना रही हूँ। जो डिलीटेड पोर्शन है उसको मैंने अपने इस वीडियो में कंसीडर नहीं किया है। तो मतलब कि जो टॉपिक डिलीट कर दिया था एनटीए ने नीट में, तो उस टॉपिक को मैंने भी इस वीडियो में कंसीडर नहीं किया है। तो मैं डिलीटेड पोर्शन को छोड़ने के बाद से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी क्लास 12 की। और एक और चीज़, अगर किसी बच्चे को नहीं पता है नीट में कौन कौन से टॉपिक डिलीट हो चुके हैं, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे वो पीडीएफ में शेयर कर दूंगी। जो मेरे पास एक पीडीएफ है जिसमें है सारा चैप्टर वाइज नोटेड है उसमें फिजिक्स का, कि कौन कौन से टॉपिक किस डिलीट हुए कौन से चैप्टर से। तो आप जा करके उस पीडीएफ को से आप अपना जो भी है आपका टॉपिक रिलेटेड है उसे देख सकते हैं, उसके हिसाब से अपनी पढ़ाई और प्रिपरेशन को कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं इंपॉर्टेंस नोटिफिकेशन या फिर जो भी इंपॉर्टेंस अपडेट्स रहते हैं बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल से रिगार्डिंग, तो मैं आप लोग को अपडेट करती रहती हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ फिजिक्स के बारे में। तो यहाँ पे देखिए आप एक चीज़ और मैं बता दूँ कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि क्लास, देखिए मतलब क्लास 11 के फिजिक्स से भी क्वेश्चंस आता है, क्लास 12 के फिजिक्स से भी क्वेश्चंस आता है। तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचते कि क्लास 12 हम कर लेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। और मैं क्लास 12 का इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ से बताना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी क्लास 11th की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ फिजिक्स पे एक वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन थोड़ा मैंने वो बस उसको ऐसे वॉइस में बोला था, ऐसे आपको दिखाया नहीं था कि क्या क्या नोटेड है ऐसे। तो हो सकता है थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं हो पाती है बच्चों को, अगर कोई चीज़ लिखी रहती है और फिर जब उसे हम समझाते हैं तो उसमें ज़्यादा क्लियरिटी होती है। तो यही कि आपका 15 क्वेश्चन क्लास 11 से रहेगा, 15 क्वेश्चंस आपका क्लास 12 से रहेगा, ऐसा आप मान लीजिए। थोड़ा सा ऊपर नीचे क्वेश्चंस हो सकता है। तो एक और चीज़ आप देखिए, और यहीं पे आपके 30 क्वेश्चंस रहेंगे फिजिक्स में, 30 क्वेश्चंस। तो इन 30 क्वेश्चंस में से आपको एटलीस्ट 23 क्वेश्चन आप मान के चलिए आपके न्यूमेरिकल्स रहेंगे। 23 क्वेश्चंस आपके न्यूमेरिकल रहेंगे। उसके बाद से 7 नंबर 8 नंबर आप मान लीजिए, 8 क्वेश्चन, 7 से 8 क्वेश्चन आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल्स का वेटेज ज़्यादा है। तो इसके हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना होगा और अपने दिमाग में हमेशा बात रखनी होगी कि आपका न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस ज़्यादा आएंगे फिजिक्स में। और कैसे क्वेश्चंस आएंगे कि देखिए बहुत कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जो आपसे फिजिक्स में नहीं बनेंगे, तो उस पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको। अगर क्वेश्चंस आपका फिजिक्स से नहीं बन रहा है तो उस क्वेश्चंस को आपको छोड़ देना है। जहाँ पे जो आपका टॉपिक स्ट्रांग है, जहाँ पे आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं, वहाँ उस पोर्शन से आपको क्वेश्चंस बनाने हैं। तो फिजिक्स के क्वेश्चंस नहीं बने तो ज़्यादा उलझना नहीं है, अपना टाइम नहीं बर्बाद करना है, अपना टाइम को बचाना है, ठीक है। तो 30 क्वेश्चंस का मैंने क्राइटेरिया बता दिया, 15-15 का रहेंगे। और फिर 8 से 10 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन में से असर्शन रीजन टाइप से क्वेश्चंस रहेंगे। असर्शन रीजन जैसे एम्स में आता है, नीट में भी कुछ कुछ असर्शन रीजन के क्वेश्चंस आते हैं, उसी तरह से ऐसे 8 से 10 क्वेश्चंस असर्शन रीजन के रहेंगे। यानी कि 30 क्वेश्चंस में से 8 से 10 क्वेश्चंस असर्शन रीजन टाइप्स के रहेंगे। तो चलिए अब आपको मैं पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दिया आपका कि कैसे क्वेश्चंस रहेंगे और कहाँ से क्या कैसे क्वेश्चंस रहते हैं। तो आप अपने दिमाग में बिल्कुल ऐसा सेट कर लीजिए कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे और ऐसा ऐसा आता है। उसी हिसाब से अपने पढ़ाई को प्रिपरेशन करिए और आप मेंटली प्रिपेयर रहिए, इस एग्जाम में से क्वेश्चंस आएंगे। तो ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर है क्लास 12 का इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में आपको सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होनी चाहिए? देखिए और एक चीज़ और मैं बता दूँ, मैंने एक चैप्टर से एटलीस्ट 3 से 4 टॉपिक्स को ही कंटेंट में मतलब लिया है मैंने इस वीडियो में। मतलब एक चैप्टर से
4 से 5 टॉपिक को ही बताऊंगी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसे नहीं छोड़ सकते, इसके बिना आप एग्जाम में बिल्कुल नहीं जा सकते। और मैं इतना दावे के साथ भी करती हूँ, अगर आप जो मैं बताने वाली टॉपिक आप इतना करते तो एटलीस्ट आपके 50% क्वेश्चंस बन जाएंगे ईजिली। और 50% क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक से रहेंगे, तो बहुत ही ईजी है। चलिए मैं दिखा देती हूँ, आप देखिए इस वीडियो में आगे। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्या प्रॉपर्टीज है, जो भी थ्योरी वाला पोर्शन है आपको वो आना चाहिए। असर्शन रीजन में एक क्वेश्चन ऐसे फॉर्म करके देगा, और थ्योरी का जो भी पार्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का आपको वो पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी कि कब निगेटिव होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कब पॉजिटिव होगा, तो आपको ये आना चाहिए। कब जीरो होगा, तो जो भी इसके सारी प्रॉपर्टीज हैं तो ऐसे डायग्राम्स बना के ऐसे दे देता है, फिर आना चाहिए। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको निकालना आना चाहिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एप्लीकेशन आना चाहिए। अगर कोई स्क्वायर सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स उसमें से पास कर रही है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा उसका, ऐसे करके कुछ करके ऐसे क्वेश्चंस बनते। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एप्लीकेशन आपको पूरी अच्छी तरह से आना चाहिए। और ये जो मैं बता रही हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और गॉस लॉ आपको आना चाहिए। गॉस लॉ क्या है, यानी कि गॉस लॉ में ट्यूब का, सिलेंडर का ये फ्लक्स निकालना आना चाहिए। जैसे कि गॉस लॉ अप्लाई करके हम ट्यूब का, सिलेंडर का फ्लक्स निकालते हैं, वैसे आपको ये सब सारी चीज़ें आनी चाहिए। और अगर उसके बाद से एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, तो गॉस लॉ का जो भी एप्लीकेशन है आपको ये भी आना चाहिए। तो ये आपके इस चैप्टर से 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए। और आप मुझसे पूछेंगे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्या है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, तो ये आपको ये सारे आने चाहिए। फिर आगे चलते हैं हम लोग। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से मैंने बस 2 ही टॉपिक लिया हुआ है, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स को डिलीट किया गया है। तो आप लोग जा कर के उस पीडीएफ से ज़रूर देख लीजिएगा, मैं जब टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगी तो। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पैरेलल एंड सीरीज। तो जो पैरेलल में सीरीज का कैपेसिटर का कम्बिनेशन हो तो आपको निकालने आना चाहिए। और जैसे कि आप जानते हो कि इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस का पैरेलल और सीरीज कम्बिनेशन का जो भी आप निकालते हैं आपको आना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। और आप ये जान लीजिए जो जो मैं टॉपिक बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि एक चीज़ मैं बताना भूल गई कि ऐसा नहीं है कि एम्स बेसिक नर्सिंग में किसी चैप्टर से एक ही कुछ चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देगा, नहीं, वो सारे चैप्टर को कंसिडर करते हैं। उनका जो क्वेश्चंस का फॉर्मेट होता है या फिर जो वेटेज होता है बिल्कुल वो बैलेंस होता है। अनबैलेंस क्वेश्चन पेपर नहीं होता है, बहुत ही थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क होता है, लेकिन ज़्यादा अनबैलेंस पेपर नहीं होता है। इसलिए आपको सारे चैप्टर्स पढ़ के जानना है। ऐसे दिमाग में आप लोग ना सोच लीजिएगा कि नहीं इस चैप्टर से नहीं आएगा क्वेश्चन। सारे चैप्टर से जो मैं बता रही हूँ उससे एटलीस्ट 1 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। तो उसके बाद से देखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको सारे फार्मूले पता होना चाहिए। और आपको ओम्स लॉ का जो भी रूल है आपको आना चाहिए। कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर सीरीज में और पैरेलल में आपको निकालने आना चाहिए। और इसमें देखिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स वाले जो थे टॉपिक्स उसको डिलीट कर दिएगा। तो आपको व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ लीजिएगा। व्हीट स्टोन ब्रिज का एप्लीकेशन आपको आना चाहिए, मीटर ब्रिज का एप्लीकेशन और उसका जो भी थ्योरेटिकल पोर्शंस है उसको आपको वो आना चाहिए। और उसके बाद से देखिए आपको कौन कौन से चीज़ को आपको फार्मूले याद होना चाहिए। देखिए आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला याद होना चाहिए, इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी का फार्मूला याद होना चाहिए, रिलैक्सेशन पीरियड्स कैसे निकालते हैं टाइम आपको आना चाहिए, फिर करंट डेंसिटी। आपको ये जो 4-5 फार्मूले जो छोटे होंगे इन सारे फार्मूले आपके जुबान पर होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी इन छोटे टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछ देता है कि इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी क्या, करंट डेंसिटी क्या होगा। जो कुछ करंट डेंसिटी में जो सिंबल्स यानी कि जो चीज़ें आती हैं फार्मूले के अंदर, उन सबको सारी चीज़ों कौन से साइन किस चीज़ को डिनोट करते हैं आपको ये पता होना चाहिए। तो ये सारे फार्मूले आप लोग याद कर लीजिएगा तो आपके क्वेश्चंस बनेंगे आराम से। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, तो इसमें इस चैप्टर को मैंने देखा था, इसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स को डिलीट किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर है मैग्नेटिक फोर्स निकालना आपका, और ये आपको वेक्टर फॉर्म में फार्मूला आना चाहिए। इस पर एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर से मुझे कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं दिख रहा था तो फिर मैंने इसलिए नहीं लिया है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था नीट के अभी इसको डिलीट कर दिया गया, इसलिए मैंने इसमें कोई मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं दिखा। तो चलिए फिर हम लोग देख लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कौन सा इंपॉर्टेंट है, आपको मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना आना चाहिए। और यहाँ पर अगर आप मुझसे पूछेंगे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है मैग्नेटिक इंडक्शन में, तो लेंज लॉ आपको आना चाहिए। लेंज लॉ का रूल्स कैसे, क्या लेंज लॉ कहाँ पर कैसे अप्लाई करते हैं आपको ये आना चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में लेंज लॉ का
एप्लीकेशन आना चाहिए, कैसे लेंस का एप्लीकेशन आने की लेंस ला को कैसे निकालते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं। और उसके बाद से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपको आनी चाहिए। इमोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आने की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसके जो भी फार्मूले हैं आपको इमोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का आपको ये आना चाहिए। तो आप जा करके सारे फार्मूले याद करिए जो मैं बता रही हूँ आपको बिल्कुल जुबान पे याद होना चाहिए। एक बार नहीं, अगर फार्मूले आपसे नहीं याद होते हैं आप लिख कर याद करिए। एक फार्मूले को 10 बार लिखिए, लेकिन आपको याद करना है तो ऐसा आप कर सकते हैं। तो आपको अल्टरनेटिंग करेंट से एसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं कैसे, एलआर सर्किट में। एलआर सर्किट का जो भी फार्मूले हैं आपको आना चाहिए। रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, इंडक्टेंस कैसे निकालते हैं, जो भी चीज़ें हैं अल्टरनेटिंग करंट में आपको इसका एप्लीकेशन आना चाहिए। और इसके भी जो भी फार्मूले बनते हैं आपको सारे याद रहने चाहिए। मैंने बहुत पहले भी बता चुकी थी मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंस। सबसे ज़्यादा फिजिक्स में अगर मुझे कुछ नहीं आता है तो सारे फार्मूले मुझे याद होना चाहिए। फिर अगर मुझे फार्मूले याद हो जाते हैं तो फिर मैं उसको अप्लाई करने की कोशिश करूँगी क्वेश्चन को पढ़ने के बाद से। तो फिर धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगती है, अचानक से नहीं आती है। क्योंकि फिजिक्स में थोड़ा सा टाइम लगता है हमें सीखने में, तो थोड़ा टाइम टेकन है। क्योंकि इसमें देखिए आपको क्वेश्चन को समझना भी रहता है कि क्या क्वेश्चन कह रहे हैं। फिर उसके बाद से क्वेश्चन का लैंग्वेज आपको समझ में आ गया तो फिर आपको सॉल्व भी करना रहता है। यानी कि आपके मैथमेटिक्स पोर्शन जो भी होता है कैलकुलेशन करना, तो आपको कैलकुलेशन भी करना रहता है प्लस क्वेश्चंस को समझना भी रहता है। तो थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें, तो इसमें थोड़ा सा फिजिक्स टाइम टेकन है। फिर आपको इसमें पावर फैक्टर निकालने आना चाहिए और ट्रांसफार्मर का सारा जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है आपको वो आना चाहिए। और उस ट्रांसफार्मर में 1-2 फार्मूले से बनते हैं रेजिस्टेंस वगैरह का, और तो आपको भी आना चाहिए। और सबसे ज़्यादा इसमें अल्टरनेटिंग करंट में अगर इंपॉर्टेंट पूछेंगे तो पावर फैक्टर आना, तो पावर फैक्टर से आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है। चलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाले चैप्टर में देखते हैं। इसमें क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट मैंने 2 टॉपिक रखा और ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चंस देगा एग्जामिनर तो इन्हीं दोनों टॉपिक से क्वेश्चंस जरूर देगा। देखिए यहाँ पर रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में क्या रिलेशन है आपको ये आना चाहिए। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में क्या है कि आपको आना चाहिए एनर्जी ऑफ ईएम वेव का, मतलब कि एनर्जी का क्या ऑर्डर होगा, एक्सरे वेव का, अल्ट्रावायलेट रेज का, इंफ्रारेड का, जो भी होता है जितने सारे रेज निकलती है तो उन सारे का एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, वेवलेंथ का ऑर्डर क्या होगा, फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर क्या होगा। तो ऐसे जो भी होती है चीज़ें तो आपको ये थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो आप मेनली फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का क्या ऑर्डर रहेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, एक तरह से करके एक क्वेश्चन देता है। तो ये क्वेश्चन एक आ सकता है आपको एग्जाम में। तो आगे रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाले चैप्टर पे देखिए यहाँ पर आपको रिफ्रैक्शन निकालने आना चाहिए, रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म। क्योंकि इसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स को डिलीट किया गया था। तो जो प्रिज्म का जो भी कंसेप्ट है तो आपको प्रिज्म का कंसेप्ट क्लियर करना है, थ्योरेटिकल पोर्शंस का भी, और प्लस इससे जो भी नीट के क्वेश्चन से इजी टाइप का आता है, एंगल ऑफ द प्रिज्म क्या होगा, ये सब सारी चीज़ें आपको आना चाहिए। और आप वहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, प्रिज्म के सारे कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा टाइम दे करके, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर, आपको ये भी जो भी मिरर्स के सारे फार्मूले हैं, कनकेव मिरर और जो भी कन्वेक्स, ये सब सारी चीज़ें आपको प्लेन मिरर, तो आपको ये सब सारे मिरर्स का और लेंस का जो भी है आपको रिफ्रैक्शन सरफेस से क्या होगा आपको ये आना चाहिए। और एक छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है पावर ऑफ लेंस, तो लेंस का पावर क्या होता है, कनकेव और कन्वेक्स में ऐसे निकालना पावर आपको आ सकता है। तो आपको जो ये टॉपिक बता रही हूँ सारे इंपॉर्टेंट है, आप लोग इनके सारे फार्मूले आपको दिमाग में याद होना चाहिए, आपको आना चाहिए, जुबान पे एकदम रट्टा होना चाहिए। जैसे आपको बस क्वेश्चन दिखे आपको तुरंत दिमाग में फार्मूला आ जाना चाहिए। ऐसे आप इस तरीके से आप तैयार करिए फार्मूले को। एटलीस्ट अगर आपको नहीं आ रहा है तो 10 से 15 बार, जितनी बार आप लिख के याद कर सकते हैं आप उतनी बार लिख करके याद करिए। वेव ऑप्टिक्स में आ गए हम लोग। तो देखिए वेव ऑप्टिक्स वाला जो चैप्टर है इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोहेरेंट और इनकोहेरेंट का एडिशन ऑफ द वेव्स। यानी कि जो वेव ऑप्टिक्स का कोहेरेंट और इनकोहेरेंट जो का वेव होता है उसका एडिशन कैसे करता है, मैक्सिमा कैसे निकालते हैं, मैक्सिमा माइनस मिनिमा पूछ सकता है, मैक्सिमा प्लस मिनिमा पूछ सकता है, तो या फिर मैक्सिमा क्या होगा, फिर तो आपको ये मैक्सिमा निकालना आना चाहिए इंटेंसिटी का। तो फिर उसके बाद से देखिए इंटरफेरेंस निकालने आपको आना चाहिए ऑफ द लाइट वेव्स का। और योंग्स एक्सपेरिमेंट जो भी है उसका सारे फार्मूले आने चाहिए, आपको याद होना चाहिए। और ये जो भी इस
जो भी एक्सपेरिमेंट है इसका फार्मूला आपको याद रख लीजिए, बिल्कुल इससे एक क्वेश्चन आ सकता है यंग एक्सपेरिमेंट से। और डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, इस जो लास्ट के जो चैप्टर है ना ऑप्टिक्स वाले, तो वेव ऑप्टिक्स हो गया, रे ऑप्टिक्स हो गया, इनसे क्वेश्चंस रहते हैं एग्जाम में, तो बिल्कुल 1-2 क्वेश्चंस यहाँ से रहेंगे, तो आपको इग्नोर नहीं करना है इन टॉपिक्स को। और जो भी चैप्टर बताए सारे चैप्टर आपको पढ़ने, क्योंकि हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन रहेगा। ऐसा नहीं है किसी क्वेश्चन चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा, किसी से रहेगा ही नहीं। लगभग उसका मैं बता रही हूँ जो भी पेपर का पैटर्न है वो बिल्कुल इक्वलिटी मेंटेन करते हैं। आपको पेपर्स को बहुत अप्स और डाउन नहीं बनाते हैं कि अगर कोई बच्चा कोई चैप्टर छूट भी गया है तो उसका ऐसा ना हो कि बहुत लॉस हो। ऐसा नहीं है कि अगर कोई बच्चे ने एक चैप्टर से पढ़ा तो उसे 4 क्वेश्चन दे दें, इस तरह का नहीं। तो बहुत बैलेंस क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, तो आपको बैलेंस पेपर मिलेगा बिल्कुल। मैं ये कहना चाहती हूँ। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का वो सारे फार्मूला आना चाहिए। अगर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चंस रहते हैं, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जा करके आप पूरा थियोरेटिकल का जो पोर्शन है उसे क्लियर कर लीजिए, उसके सारे फार्मूले याद कर लीजिए, और वहाँ से आप इसको यहाँ से एक क्वेश्चंस रहेगा इस चैप्टर से। जो लास्ट के जो चैप्टर्स है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन, एनर्जी, ये सब जो भी चीज़ें हैं सारी आपको आना चाहिए। क्वांटम ऑफ रेडिएशन, वेव एंड पार्टिकल नेचर्स का जो भी है, वेव और पार्टिकल नेचर्स का जो भी रिलेशन है इसमें कुछ फार्मूले हैं, तो आपको ये आना चाहिए। अब हम लोग आ गए एटम्स वाले चैप्टर पे। देखिए इसमें बोहर मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम आपको आना चाहिए, जो भी इसका थ्योरेटिकल पोर्शन है। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स को डिलीट कर दिया गया, जैसे कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन आता था निकालने के लिए, तो अभी उसको इस पोर्शन से डिलीट कर दिया गया। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स एग्जाम में हमेशा फिक्स रहता था, ये क्वेश्चन वहाँ से आता था। लेकिन अभी इस चैप्टर से अभी 2 ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें लग रहे हैं। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ द हाइड्रोजन एटम, यहाँ से एक क्वेश्चन रहेगा, जो भी लाइन स्पेक्ट्रम होता है हाइड्रोजन एटम्स का। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये बहुत ही इजी है, आप लोग सारे इस पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्वेश्चंस कम से कम 5-6 क्वेश्चन तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन ये रहेगा। फिर उसके बाद से हम लोग आ जाते हैं न्यूक्लियाई वाले चैप्टर पे। इसमें देखिए ये वाला मास एनर्जी एंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और यहीं से एक क्वेश्चन रहेगा। तो मास एनर्जी और न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी में जो भी रिलेशन है इसके सारे फार्मूले आपको याद होना चाहिए, और एनर्जी कैसे निकालते हैं आपको याद आना चाहिए। तो अभी 2 चैप्टर से दो टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग आगे वीडियो के लास्ट पोर्शन में देखिए, यहाँ पर सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल डिवाइस एंड सिंपल सर्किट। तो सेमीकंडक्टर से आपको सेमीकंडक्टर डायोड्स निकालना आना चाहिए, कि जैसे कि आपने देखा होगा इस डायोड्स आना चाहिए सेमीकंडक्टर्स का, आने के रिवर्स बायस डायोड कौन सा है, फॉरवर्ड बायस डायोड्स कौन सा है, ये जो बेसिक कंसेप्ट है बिल्कुल आना चाहिए। और इन्हीं दोनों टॉपिक से आपको एक क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लॉजिक गेट। तो सारे लॉजिक गेट का जो भी सिंबल है और कौन से लॉजिक गेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो आपको ये लॉजिक गेट का सारा पता होना चाहिए, सारे सिंबल के साथ आपको याद होना चाहिए। तो ये दोनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं 2 टॉपिक से क्वेश्चंस रहेगा एग्जाम में, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस का जो फॉर्मेट था, जो भी टॉपिक्स थे उसको डिलीट कर दिया गया। तो इस वीडियो में इतना ही, और अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री और जीके का क्वेश्चंस, क्योंकि किसी बच्चे ने बोला था कि मैम आपने तो बोला था कि बताएंगे, लेकिन आपने नहीं बताया था। क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ फिजिक्स के लिए बच्चों का ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि मैम बता दीजिए फिजिक्स में डर लग रहा है, तो इसलिए मैं इस वीडियो को पहले लेकर के आई हूँ। इसके बाद से हम लोग वो जो 2 टॉपिक है उसे कवर कर लेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑलरेडी वो भी वीडियो तैयार है, मैंने नोट कर रखा है। और जीके का वीडियो के भी जो भी पॉइंट्स है बच्चों से बातचीत करके मैंने जीके का जो भी पॉइंट्स है उसमें से आपको 7-8 पॉइंट बताएंगे, वहीं से क्वेश्चंस रहते हैं जीके का। तो जीके के लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके जीके क्वेश्चंस बेसिक रहते हैं, आपको बिना पढ़े भी एटलीस्ट आप 4-5 बना लेंगे, मुझे पता है इतना। और थोड़ा सा पढ़ना भी पड़ेगा, आप आराम से, मैं बता दूंगी 2-4 क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट कौन से कैसे कैसे रहते हैं, तो क्वेश्चंस भी करा देंगे। एटलीस्ट 10 क्वेश्चन आपको हम करा देंगे जीके में, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपको वो भी बता देंगे, ठीक है। तो अभी वो भी वीडियो 2-3 दिन में, मतलब कि मेरे को टाइम मिलता थोड़ा कम है, क्योंकि कॉलेज में बिजी रहती हूँ पूरे दिन, तो इसकी वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि टाइम निकाल के अब जब भी मैं फ्री रहूँ तो आप लोगों के लिए ज़रूर कुछ अच्छा वीडियो बताऊँ जो भी आपके काम का हो। तो इस वीडियो में इतना ही है, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपने नहीं किया सब्सक्राइब तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, अगर आप तक मेरा वीडियो पहुंच चुका है तो। अगर आप एमएससी बीएससी नर्सिंग के और पैरामेडिकल्स के लिए एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये चैनल मेरा आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है।